हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काई लर्न। इस वाली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ऑप्टिमाइजर्स के बारे में। एंड ऑप्टिमाइजर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली कल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपोगेशन के बारे में, राइट। जिसमें हमने मेन फोकस किया था बैकवर्ड प्रोपोगेशन। एंड बैकवर्ड प्रोपोगेशन में क्या होता है बेसिकली, हमें वो लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना होता है। यानी कि जो मेरे पे जो डिफरेंस आता था, यानी कि मैं आपको बताता हूँ, यानी कि जो हम एरर निकालते थे, राइट। पहले एरर कैसे निकालते थे हम एरर निकालते थे जो भी मेरे पे प्रिडिक्टेड आउटपुट आती थी और जो मेरे पे टारगेट आउटपुट आती थी, हम उसका डिफरेंस लेते थे, राइट। अब बेसिकली मेरे को निकालना होता था उस लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट, क्योंकि एट द एंड जब मैं बैकवर्ड प्रोपगेशन कर रहा हूँ, मेरा मेन एम क्या होता था, आई नीड टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन। क्लियर, ये पहली बात मैंने आपको बोली थी कि बैकवर्ड प्रोपगेशन में हमारा मेन काम यही होता है। ठीक है, तो हम ग्रेडियंट कैसे निकालते थे। अब ग्रेडियंट का क्या मतलब होता था, मेरे को निकालना होता था डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आपको याद होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि हम फर्स्ट स्टेप क्या करते थे, हम डिफरेंस निकालते थे। इसको सही कर देते हैं एक बार, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कल का टॉपिक, ठीक है। जहाँ पे मैं क्या निकालता था, डेरिवेटिव, सॉरी, पहले डिफरेंस निकालता था, ठीक है। ये जो मेरे पे एरर आता था, राइट। और उसके बाद मैं क्या निकालता था, लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालता था, ठीक है। अब लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकालता था मैं बेसिकली, क्योंकि ये मेरा क्या है, ये मेरा लॉस फंक्शन ही तो है। क्लियर, ये मेरा क्या होता था, लॉस फंक्शन। आपको याद होगा कल मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई थी, एमएससी, 1/n समीशन आई इज इक्वल टू 1 और वाई आई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसका कोस फंक्शन निकालोगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एन को, या 2 से डिवाइड भी बोल सकते हो। क्लियर, ये बेसिकली क्या था मेरे पे, ये मेरे पे था लॉस फंक्शन। इसको हम लॉस फंक्शन ही तो बोलते थे, ठीक है। अब लॉस फंक्शन का हम निकालते थे ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट का मतलब क्या होता था, डेरिवेटिव, ठीक है। ग्रेडियंट का क्या मतलब होता था, डेरिवेटिव, राइट। और डिफरेंशिएशन कैसे निकालते थे, मैंने आपको बताया था, इसके लिए हम यूज करते थे पावर रूल। लेट सपोज 4x³ है, मेरे को इसका निकालना डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगी, पावर आ जाएगी आगे, यानी कि 4 3 हो जाएगा 12 और एक पावर कर देंगे कम। कल आई थिंक मैंने इसका थोड़ा सा गलत बताया था, मैंने 48x² लिख दिया था। हमेशा एक ना पावर रूल लगता है, ठीक है। पावर रूल में क्या होता है, पावर आ जाती है पहले और एक पावर हो जाएगी यहाँ पे कम, ये होता है डेरिवेटिव। इस तरह से हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। उसके बाद, ठीक है, ये तो मैंने बताया कि ग्रेडियंट का मतलब होता है डेरिवेटिव। और इसका डेरिवेटिव यानी कि इसका ग्रेडियंट निकालने के लिए हम यूज करते थे यहाँ पे कंसेप्ट जिसका नाम था चेन रूल। अब थिंक आपको याद होगा, ठीक है। चेन रूल कैसे निकालते थे हम, बेसिकली डेरिवेटिव निकाल लेते थे मेरे लॉस का, और विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में निकालते थे, वेट के रिस्पेक्ट में निकालते थे, राइट। तो यानी कि डेरिवेटिव ऑफ लॉस, यहाँ पे एक पैरामीटर होगा जेड, डॉट डॉट प्रोडक्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ जेड, डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। इस तरह से हम चैन निकालते थे, चैन रूल लगाते थे। अब चैन रूल से हमारे पास आता था बेसिकली उसका ग्रेडियंट, यानी कि ग्रेडियंट आ जाता था, राइट। ये किसका ग्रेडियंट आएगा, लॉस फंक्शन का आता था, राइट, क्योंकि हमें लॉस फंक्शन का तो ग्रेडियंट निकालना होता था। क्लियर। उसके बाद हमारा मेन काम क्या होता था, बैकवर्ड प्रोपगेशन में भाई हमें वेट्स को भी तो अपडेट करना होता है, और ठीक है, वेट्स को अपडेट करेंगे तभी तो हमारा वो जो लॉस फंक्शन है मिनिमाइज हो पाएगा। क्लियर। उसके बाद हम करते थे वेट अपडेट, ठीक है। वेट अपडेट कैसे करते थे, इसके लिए अपडेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या होता था फॉर्मूला, मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है। फॉर्मूला क्या बोलता था, वेट ऑफ न्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ ओल्ड माइनस ईटा। आपको याद होगा ईटा क्या था, लर्निंग रेट, यानी कि जो स्टेप साइज के बारे में बताता है, ठीक है। यही सेम यूज करेंगे चैन रूल वाला, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ वेट। क्लियर। तो ये सिंपल सा एक इंट्यूशन था मेरा बैकवर्ड प्रोपगेशन में। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऑप्टिमाइजर का कहाँ पे हम यूज करेंगे। अब देखो, अब वेट्स को मैंने अपडेट करने के लिए जो कंसेप्ट यूज किया, ठीक है, और मिनिमम फंक्शन को मेरे को करना होता है मिनिमाइज, नॉट मिनिमम फंक्शन, लॉस फंक्शन को मेरे को करना होता है मिनिमाइज, ठीक है। अब जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ना, जैसे कल मैंने यूज किया था ग्रेडियंट डिसेंट,
ठीक है, यहाँ पे मैं पूरी प्रोसेस में यूज कर रहा था ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, तो जो ग्रेडियंट डिसेंट है ना, वही मेरा क्या है, ऑप्टिमाइजर फंक्शन है। क्लियर? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या बोला। मैंने बोला जो कल हमने बैकवर्ड प्रोपोगेशन में अपने वेट्स को अपडेट किया था, और मेन एम हमारा यही होता था, लाइक वी नीड टू मिनिमाइज दी लॉस फंक्शन। अब वेट को कैसे अपडेट कर रहे हो, ठीक है, और आपका मेन एम तो यही है कि यू नीड टू मिनिमाइज दी लॉस फंक्शन। अब वो वेट कैसे अपडेट हो रहे हैं और मिनिमाइज कैसे कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए हम ऑप्टिमाइजेशन कंसेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि ऑप्टिमाइजर क्या होते हैं, एल्गोरिथम होती है, राइट। अब यहाँ पे जैसे कल हम यूज करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, ये पूरी जो प्रोसेस हो रही है ना, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ग्रेडियंट डिसेंट का कंसेप्ट। ठीक है, क्लियर? तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे, ऑप्टिमाइजर क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट, और भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन होते हैं। ठीक है, उन सब के बारे में देखेंगे। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, आई थिंक ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेडियंट डिस ये ऑप्टिमाइजेशन हम कहाँ यूज करते हैं, ऑप्टिमाइजर्स, जब हम अपने वेट्स को अपडेट कर रहे होते हैं बैकवर्ड प्रोपगेशन में, राइट, तब हम ऑप्टिमाइजर का कंसेप्ट यूज करते हैं। अब देखो, अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे, अब आपको समझ आएगा। सो सबसे पहले मैं बताता हूँ ऑप्टिमाइजर्स का मतलब क्या है। तो आपको लाइन रीड करते ही इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। सो मैंने लिखा है, ऑप्टिमाइजर्स आर एल्गोरिथम यूज इन डीप लर्निंग मॉडल टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन। बिल्कुल सही। कल आपने बैकवर्ड प्रोपगेशन में यही पढ़ा था कि राइट, आपका एम क्या होता था, यू नीड टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन। तो वो किसकी हेल्प से करते हो आप? ठीक है, वो आप करते हो बेसिकली ऑप्टिमाइजर्स की हेल्प से, आप उस लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। क्लियर? बोला था ना कि आपको लाइन रीड करते ही इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्टिमाइजर क्या है, हमारी एल्गोरिथम है जो हम यूज करते हैं डीप लर्निंग मॉडल्स को जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं। और ठीक है, हमारा टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन, और हम क्यों करते हैं, बेसिकली टू इम्प्रूव द मॉडल परफॉर्मेंस। क्लियर? तो ये तो एक सिंपल सा मीनिंग था ऑप्टिमाइजर्स का। क्लियर? अब हमारे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये जो यहाँ से इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछे जाता है ना, बेसिकली आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि ऑप्टिमाइजर क्या होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस बताओ। ठीक है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, उनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा थियोरेटिकल टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझना। तो बताता हूँ, सबसे पहले तो मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे, ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन कौन कौन से हैं। जैसे पहले हमारे पास आता है ग्रेडियंट डिसेंट, और आई थिंक अब ये सब आप पढ़ चुके हो, राइट, ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है। मैं एक बार फिर भी इस वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगा। देखो, इसको हमने ग्रेडियंट डिसेंट को कहाँ कहाँ पढ़ा, हमने लीनियर रिग्रेशन में पढ़ा, राइट, हमने ग्रेडियंट बूस्टिंग में पढ़ा इसको, अब फिर से एक बार पढ़ेंगे डीप लर्निंग में, बैकवर्ड प्रोपगेशन में पढ़ा। ठीक है, क्लियर? ग्रेडियंट डिसेंट। दूसरा हमारे पास आता है स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, यानी कि एसजीडी, इसके बारे में देखेंगे। फिर आएगा हमारे पास मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। फोर्थ होता है मोमेंटम। ठीक है, फिफ्थ पे आता है हमारे पास अडाग्रेड। सिक्स आता है हमारे पास आर एम सॉरी RMS प्रूफ बोलते हैं इसको। और सेवेंथ में आता है एडम, यानी कि एडेप्टिव मोमेंटम एस्टिमेशन। ये सबसे बेस्ट वाला ऑप्टिमाइजर फंक्शन है। ठीक है, एडम वाला, एडेप्टिव मोमेंट एस्टिमेशन। सो एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रेडियंट डिसेंट। सो इसके लिए आपको ये तो पता चल ही गया। मैं, ठीक है, यहाँ से मैं काम करता हूँ ना, मेन तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि ठीक है, हम ग्रेडियंट डिसेंट को कहाँ पे यूज कर रहे थे। भाई, हम जो वेट्स को अपडेट करते हैं, ठीक है, हमारा मिनिमम फंक्शन को हम लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं, वो हम किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं, वो ग्रेडियंट डिसेंट की हेल्प से ही कर पा रहे हैं। क्लियर? तो आपको याद होगा, लेट सपोज मैं इसको बनाता हूँ। ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे दूसरा कलर ले लेते हैं, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या होता है, बेसिकली मेरा ग्लोबल मिनिमा होता है, राइट। अगर मेरे को, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे को वो लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना, तो मेरे को इस वाले पॉइंट पे आना पड़ेगा, ग्लोबल मिनिमा, राइट। उसको मिनिमाइज करने के लिए मेरे को करना पड़ता है यहाँ पे कन्वर्जेंस, यानी कि आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये होता है उसका लेफ्ट साइड, वो होता है उसका राइट साइड। ठीक है,
इस तरह से मेरे को कन्वर्ट करना होता है। क्लियर? मेन एम क्या है आपका? अगर आप ग्रेडियंट डिसेंट का कंसेप्ट यूज कर रहे हो, लाइक यू इफ यू वांट यू नीड टू मिनिमाइज दी लॉस फंक्शन, और लॉस फंक्शन को कब आप मिनिमाइज कर पाओगे? जब आप इस वाले पॉइंट पे आ जाओगे, यानी कि ग्रेडियंट, ये ग्लोबल मिनिमा वाले पॉइंट पे। ठीक है? क्लियर? क्लियर है? जब एक बार मैं एक वेट न्यू वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर से आपको। ठीक है, वेट अपडेशन फॉर्मूला क्या होता था? वेट ओल्ड माइनस ईटा डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट। ठीक है, ये बेसिकली हम यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हैं। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि मेन तो मैं आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला भी हो गया ग्रेडियंट डिसेंट का, जो हमारा वेट अपडेशन का फॉर्मूला था। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। इसका मेन आइडिया मैं आपको हाई लेवल समझा देता हूँ। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया कि लॉस फंक्शन तभी मिनिमाइज होगा जब आप ग्लोबल मिनिमा वाले पॉइंट पर पहुंच जाओगे। ठीक है, और बेसिकली आपको कन्वर्ज करना पड़ता है। देख रहे हो ना, ये मैंने कन्वर्ज किया है। क्लियर? ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ। सो ग्रेडियंट डिसेंट, इसको हम बोलते हैं जीडी। इसके लिए मैं यहाँ पे ना इसकी लाइन लिख देता हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। तो देखो, जीडी क्या है, यानी कि ग्रेडियंट डिसेंट इज अ फर्स्ट ऑर्डर आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द मिनिमम फॉर फंक्शन। तो जो हमारे पास सबसे पहली ऑप्टिमाइजर एल्गोरिथम आती है, वो हमारे पास होता है ग्रेडियंट डिसेंट। क्लियर? और जिसमें हमारा क्या होता है मेन काम? वी नीड टू फाइंड द मिनिमम ऑफ अ फंक्शन। क्लियर? ये तो पता ही है आपको। अब ये काम कैसे करता है मैं वो बताता हूँ आपको। तो इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, इंट्यूशन में लिखता हूँ। देखो ये काम कैसे करता है। सो इट वर्क बाय आइटरेटिवली मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द मॉडल पैरामीटर। अब देखो यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है जो मैंने लिखा है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे आप आइटरेटिवली काम करेगा, राइट? आप देख पा रहे होंगे, मेरे को कन्वर्ज कर रहा हूँ एक ही बात। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन देखो जो मैंने लाइन लिखी है, मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द मॉडल पैरामीटर। अब मॉडल के पैरामीटर तो वो वेट और बायस ही होंगे, करेक्ट? ठीक है, वो वेट और बायस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? अब देखो, वो एक यहाँ पे एक लाइन लिखी है इंपॉर्टेंट, कि मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द लॉस फंक्शन। हमेशा याद रखना जब आप ग्रेडियंट निकालते हो, राइट? ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो इनपुट होते हैं ना बेसिकली वो वेक्टर होते हैं, राइट? और वेक्टर कैसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होती है, राइट? ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा था ग्रेडियंट। तो बेसिकली जो हम ग्रेडियंट निकालते हैं ना, ग्रेडियंट, तो वो जिस डायरेक्शन में, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मेरा लॉस फंक्शन ज्यादा होगा ना, तो आपको उसका और वो, सॉरी, जो, मतलब ये समझ सकते हो, जिस डायरेक्शन में आपका ग्रेडियंट ज्यादा होगा, राइट? जिस डायरेक्शन में आपका ग्रेडियंट फास्टली इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब बढ़ रहा होगा, ठीक है, राइट? तो मिनिमम वाला कहाँ मिलेगा आपको? उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर? और वही यहाँ पे लिखा है कि इट वर्क बाय आइटरेटिवली मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द मॉडल पैरामीटर। ठीक है, वो यही बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं ना, तो जो हमें लॉस फंक्शन मिलता है वो उस डायरेक्शन में मतलब फास्ट इंक्रीज होता है। जिस डायरेक्शन में फास्ट इंक्रीज हो रहा होगा ना, तो हमेशा याद रखना उसका जो ग्रेडियंट डिसेंट होगा, मैं ग्रेडियंट डिसेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा आपको जिस डायरेक्शन में फास्टली इंक्रीज हो रहा था ना, तो ग्रेडियंट डिसेंट आपको कहाँ मिलेगा? हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, अब वो देख भी सकते हो। लेट सपोज आप इस वाले एग्जांपल लेके समझ सकते हो।
कि आपको जैसे यहाँ पे हमेशा आपको हाई लॉस रहेगा, भाई ऊपर जाओगे तो लॉस बढ़ता रहेगा, राइट, नीचे आओगे तो लॉस कम होता रहेगा। ओके, इसको सही करके लिख देता हूँ। ठीक है, अब यही बोल रहे हैं, देखो मैंने बोला ना ग्रेडियंट डिसेंट, जब आप इसका ग्रेडियंट निकालते हो, राइट, आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में हमेशा क्या हो रहा है, ग्रेडियंट बढ़ रहा है। क्लियर, इस डायरेक्शन में ग्रेडियंट बढ़ रहा है, तो आपको जो इसका ग्रेडियंट डिसेंट मिलेगा, यानी कि जिस पॉइंट मतलब जहाँ पे ये इसको मिनिमाइज करेगा लॉस फंक्शन को, अब वो देख सकते हो हमेशा उसको करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि यहीं पे आपको ग्लोबल मिनिमम मिलेगा, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। वही यहाँ पे लिखा है मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव ग्रेडियंट, ठीक है, ऑफ द लॉस फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको नेगेटिव ग्रेडियंट मिलेगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर्स। क्लियर है? आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका मेन इंट्यूशन कि वो हमें ग्रेडियंट डिसेंट में आ, कैसे पता लगाता है वो। ठीक है, मिनिमम लॉस फंक्शन के बारे में क्लियर, आपको आइडिया हो गया ना? क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गया इसका इंट्यूशन। अच्छा, मेन इसमें ये काम कैसे करता है, देखो ये बेसिकली क्या करता है, कल आपने एक चीज पढ़ी थी, आपने पढ़ा था बैक फॉरवर्ड प्रोपगेशन के बारे में, और आपने पढ़ा था बैकवर्ड प्रोपगेशन के बारे में। तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा मेरा फॉरवर्ड प्रोपगेशन, ये हो जाएगा मेरा बैकवर्ड प्रोपगेशन। क्लियर? एंड लेट सपोज मेरे पे 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स हैं, 3 और 6। ठीक है, मतलब 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स है मेरे पास। तो ये क्या करेगा बेसिकली, इस ठीक है ग्रेडियंट वेट को तो अपडेट करेगा ही। ठीक है, और मिनिमम करेगा लॉस फंक्शन, ये इसका काम होता है। ठीक है, मिनिमम करेगा लॉस फंक्शन को। अब लेकिन यहाँ पे होगा क्या, ग्रेडियंट डिसेंट करता क्या ना, ये पूरे के पूरे डेटा सेट पे एक बार में उसका ग्रेडियंट निकालता है। ठीक है, मतलब अगर ये मान के चलो ये 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स है ना, 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स का ग्रेडियंट निकाल लेगा। क्लियर? अब देखो, अब ये 1 मिलियन ग्रेडियंट निकालेगा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मिलियन डेटा पॉइंट का ग्रेडियंट निकालता है ना। ठीक है, तो यानी कि अब आप देखो, तो यहाँ पे मैं टर्म लिख रहा हूँ इपोक। ठीक है, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी प्रोसेस, फॉरवर्ड से जाएगी, ठीक है, आपको आउटपुट मिलेगी, आउटपुट के बाद वेट अपडेट हो जाएगा, मिनिमम लॉस फंक्शन मिलेगा, तो एक इपोक कंप्लीट होता है जब पास होता है, इस तरह मैं बोल सकता हूँ। इसको मैं आपको कोड में भी दिखाऊंगा इपोक। मतलब सिंपल सा मीनिंग आप ये समझ सकते हो, लेट सपोज आप कोई बुक रीड कर रहे हो, राइट, तो उसमें 100 पेजेस हैं, तो अगर आपने 100 पेजेस बुक के रीड कर लिए, तो इट मीन्स जो पूरी एक बुक, एंटायर बुक, उसको हम इपोक बोलेंगे। क्लियर? तो सेम वही होगा कि जब हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं और हमारे पास 1 लाख मिलियन डेटा पॉइंट्स हैं, तो वो मॉडल जब ट्रेन हो जाता है, ठीक है, पूरा जो डेटा प्रोसेस हो गया, ट्रेन हो गया अच्छे से, जो हमें उससे आउटपुट मिल रहा है एक, तो उसको हम बोलेंगे 1 इपोक। क्लियर? मतलब एक पास पैरामीटर हो गया, इस तरह से समझ सकते हो इसको। मैं डेटा पॉइंट्स आपको कोड में एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से। क्लियर? अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, भाई हम पूरा का पूरा ग्रेडियंट निकाल रहे, हम पूरे के पूरे 1 मिलियन डेटा पॉइंट का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, राइट। अब आप सोच रहे हो कि आपके पास है 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स, राइट। अब आप 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स का ग्रेडियंट निकाल रहे हो, इट मीन्स कि भाई उसका ग्रेडियंट निकालने में कितना समय लगेगा, मतलब कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम तो छोड़ो, उसके लिए आपको एक चीज चाहिए होगी, क्या चीज? भाई आपकी जो मशीन होनी चाहिए ना, वो काफी हाई कॉन्फ़िगरेशन की होनी चाहिए। ठीक है, मशीन की काफी हाई कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? भाई क्योंकि आपके पास लेट सपोज 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स है, राइट। ठीक है, और पूरी प्रोसेस हो रही है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स का ग्रेडियंट निकालेगा। इन सबका क्या नहीं, इन सबका नहीं, पूरे डेटा पॉइंट का ग्रेडियंट निकालेगा एक साथ। ठीक है, पूरे 1 मिलियन डेटा पॉइंट का ग्रेडियंट निकालेगा। अब उसको ग्रेडियंट निकालने में इतना टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि 1 इपोक तो तभी कंप्लीट होगा ना जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, राइट। ये आपकी फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हो गया, ये आपकी बैकवर्ड प्रोपोगेशन हो गया, राइट।
आप ये आपको मिलेगा 1 इपोक। ठीक है, और 1 इपोक कब कंप्लीट होगा, जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि पास हो जाएगा। फॉरवर्ड प्रोपगेशन से आपको आउट मिल जाएगी, बैकवर्ड प्रोपगेशन से आपको वेट अपडेट हो जाएंगे, तब आपको 1 इपोक मिलेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होगी भाई, आप ग्रेडियंट निकाल रहे हो पूरे 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स का। ठीक है, जिसके लिए आपको चाहिए होगी, एक तो आपकी मशीन की रैम बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, रैम बढ़िया होनी चाहिए, जीपीयू अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, प्रोसेसर बढ़िया होना चाहिए, सी। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एनवीडिया के जीपीयूज आते हैं, राइट। सीपीयू बढ़िया होना चाहिए, रैम कॉन्फ़िगरेशन मतलब सिस्टम की अच्छी होनी चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी एक डिसएडवांटेज है क्या, इसकी क्या डिसएडवांटेज है, कि एक तो रैम आपको बहुत ज्यादा चाहिए, ह्यूज रैम चाहिए, मैंने बताया ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो भाई 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स का ग्रेडियंट निकाल रहा है। ठीक है, अब वो 1 मिलियन का ग्रेडियंट निकालने में, यानी कि 1 इपोक को उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर। तो यानी कि हम बोल सकते हैं इसका जो रिसोर्स होगा काफी ज्यादा एक्सटेंसिव होगा, राइट। क्लियर है। ठीक है, और एडवांटेज की ये हो सकती है ग्लोबल मिनिमा की, सॉरी। ठीक है, ये हमारा ग्लोबल में इसको यहाँ पे रीच करने में, कि हमेशा जो इसका कन्वर्जेंस होगा ना, वो हमेशा स्मूथ तो रहेगा। ठीक है, मतलब इसको ग्लोबल मिनिमम में पहुंचने के लिए कन्वर्जेंस जो हम ये कर रहे थे यहाँ पे, वो काफी ज्यादा स्मूथ तो रहेगा। ठीक है, लेकिन और कॉन्वेक्स भी रहेगा, मतलब हमेशा जो इसका रहेगा ना अपवर्ड की तरफ रहेगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी मतलब, ये तो एक एडवांटेज होगी, बट बोल सकते हैं कि हाँ मतलब इसका स्मूथ रहेगा लॉस फंक्शन, क्योंकि आपको इजी वे में मिनिमाइज कर पा रहे हो आप, और कॉन्वेक्स मतलब अपवर्ड की तरफ रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा इसका। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इसकी जो डिसएडवांटेज है यही पूछी जाती है इंटरव्यू में, तब आपको बोलना है। क्योंकि वो क्या निकालता है, वो वन लेट सपोज हमारे पास 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स हैं, तो वो 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स का क्या निकालेगा, ग्रेडियंट निकालेगा। अब उसको एक इपोक कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए अ, अच्छा सीपीयू, बढ़िया जीपी। ठीक है, जीपीयू भी बढ़िया चाहिए, राइट। और मतलब आपके जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन काफी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर। रैम भी बहुत अच्छी चाहिए। क्लियर। तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट को, जब हमारे पास लार्ज डेटा सेट होता है। क्लियर। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ग्रेडियंट डिसेंट में आपने पढ़ा, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है, ये फंक्शन बोल सकते हो। ऑप्टिमाइजर तो एल्गोरिथम होते हैं, राइट, जहाँ पे आपका काम होता है यू नीड टू मिनिमाइज दी लॉस फंक्शन। और ग्रेडियंट डिसेंट में आपने क्या पढ़ा, हमेशा याद रखना, आपको ग्रेडियंट डिसेंट कहाँ पे मिलेगा, लॉस फंक्शन जहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा, हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज होता है, तो वहीं पे आपको मिनिमम मिलेगा। आप देख भी सकते हो भाई, ऊपर की तरफ मेरा ये हाई लॉस है, नीचे की तरफ मेरा लो लॉस होगा, तो यहीं पे आपको मिनिमम मिलेगा ग्रेडियंट। ठीक है, क्योंकि इसका जो ग्रेडियंट होता है, जब भी आप इसका लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालोगे ना, हमेशा आपको हाई मिलेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया एक बार। तो मूविंग द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द लॉस फंक्शन, तो हमेशा उस डायरेक्शन में मिलता है जहाँ पे जो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है लॉस फंक्शन का, विद रिस्पेक्ट टू वेट एंड बायस। पैरामीटर तो वेट एंड बायस ही होंगे, राइट। और एक से एग्जांपल मैंने आपको दिया कि अगर आपके पास 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स है, तो उसको एक इपोक कंप्लीट होने में, यानी कि पूरी प्रोसेस होने में, आप जैसे समझ सकते हो कि भाई उसको बहुत ज्यादा, ठीक है, हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ठीक है, सिस्टम में, तभी हो पाएगा वो। इसको आप करके देखना एक बार, अगर लोकल मशीन में करोगे ना, आपके पास 1 मिलियन डेटा पॉइंट, तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। क्लियर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अब इस प्रॉब्लम को कौन सोल्व करता है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है जो हमारे पास सेकंड ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होता है, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। क्लियर है। देखो ये थोड़ा सा ना थियोरेटिकल टॉपिक है, और आपसे इंटरव्यू में ना इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये क्या होता है सच। ठीक है, इसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, यही पूछा जाता है इसमें। एज सच आपको कोई फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जिसको हम बोलते हैं SGD। ठीक है, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। क्लियर।
देखो ये क्या बोलता है, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या बोलता है बेसिकली, भाई आपने देखा ग्रेडियंट डिसेंट में तो आप अगर 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स हैं राइट, तो आप उसको पूरे का ग्रेडियंट निकालते हो। क्लियर, ये आपने देखा। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो एंटायर डेटा सेट का मैं ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ। इसको सही करके लिख देता हूँ। वहां तो मैं अगर 1 मिलियन है ना, पूरे एंटायर डेटा सेट का ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ। लेकिन एसजीडी में क्या होता है, एसजीडी में क्या होता है, अगर आपके पास 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक एक करके डेटा पॉइंट्स का ग्रेडियंट निकालेंगे। यानी कि अगर 1 मिलियन है तो पहले 1 का निकालूंगा, ठीक है, इसका ग्रेडियंट निकालूंगा। और बेसिकली उसके बाद मैं करूंगा यहाँ पे आइट्रेशन, जैसे फोर लूप चलता है राइट, एक एक करके आइट्रेशन करूंगा। तो उसके बाद सेकंड का जाएगा ग्रेडियंट निकालूंगा, ठीक है, थर्ड का निकालूंगा। इससे मेरे को एक इपॉक मिलेगा, इससे एक इपॉक मिलेगा, ठीक है, पूरी प्रोसेस होने में। मतलब ऐसे में 1 मिलियन ग्रेडियंट निकालूंगा। तो इससे ये होगा। हाँ, अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन सीपीयू वगैरह ठीक है, मतलब ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब इतनी कोई तगड़ी कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए। क्लियर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मैं एक बार इसको खा देता हूँ। तो मैं ये कहने का मेरा ये मतलब हुआ, इन शॉर्ट में, ठीक है, कि मेरे पे अगर 1 मिलियन ही डेटा पॉइंट्स है राइट। अब मैं एंटायर डेटा सेट का नहीं निकालूंगा ग्रेडियंट, मैं क्या करूंगा बेसिकली, एक एक रिकॉर्ड भेजूंगा, ऐसे समझ सकते हो, एक एक रिकॉर्ड। ठीक है, एक एक करके रिकॉर्ड भेजूंगा। यहाँ पे मेरे को मिल जाएगी वाई क्या, तो यानी कि मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे एक इपॉक। क्लियर। तो यानी कि बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आइट्रेशन करूंगा, यानी कि मेरी पहली आइट्रेशन हो जाएगी, उसको आइट्रेशन 1 हो जाएगी राइट। तो यहाँ पे मेरे वेट अपडेट हो जाएंगे। क्लियर। सिमिलरली मैं निकालूंगा सेकंड रिकॉर्ड के लिए, सेकंड आइट्रेशन में। ये यहाँ पे आउटपुट मिलेगी, मेरी सेकंड आइट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे भाई मेरे को कितनी करनी पड़ेगी, तो ऐसे तो मेरे को मिलियन आइट्रेशन करनी पड़ेगी। इसकी एक एडवांटेज तो है, लेकिन इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज भी है। मतलब इससे ये है कि टाइम तो ज़्यादा नहीं, सॉरी टाइम नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ, कि रैम इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। ये आप समझ गए, ठीक है। मतलब स्टोकास्टिक ग्रेडिएंट में होगा कि भाई अब हम एंटायर डेटा सेट में नहीं लगा रहे हैं उसका, मतलब एंटायर डेटा सेट का ग्रेडियंट नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ एक एक करके ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, एक एक रिकॉर्ड का। तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एस जी डी क्या है, बेसिकली एक्सटेंशन है जीडी का। जीडी मीन्स ग्रेडियंट डिसेंट, करेक्ट। वेयर इंस्टीड जीडी में क्या करते थे, कंप्यूट करते थे ग्रेडियंट डिसेंट ऑफ द एंटायर डेटा सेट, वही जो मैंने आपको बताया। ये क्या करता है बेसिकली, ये कंप्यूट करेगा ग्रेडियंट लॉस ऑफ फॉर ईच ट्रेनिंग एग्जांपल, यानी कि हर एक ट्रेनिंग एग्जांपल, इट मींस हर एक रिकॉर्ड का ग्रेडियंट निकालेगा एंड अपडेट द पैरामीटर अकॉर्डिंगली, यानी कि वेट को अपडेट करेगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो ये बोल सकता हूँ एडवांटेज, कि यहाँ पे थोड़ी सी अगर कॉन्फ़िगरेशन मशीन के कम हो गए तब भी चलेगा। क्लियर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि रैम कम भी है ना तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक करके डेटा सेट भेज रहे, एक एक करके रिपोर्ट भेज रहा हूँ डेटा सेट में से, और ठीक है, और उसका ग्रेड निकाल रहा हूँ। लेकिन एक चीज हो जाएगी यहाँ पे, आप देखो, एक चीज समझो यहाँ पे, क्योंकि एट द एंड मेरे को पहुंचना तो ग्लोबल मिनिमम में ही है राइट, या मेरा ग्लोबल मिनिमम पड़ा हुआ। अब एक चीज होगी, अब एक एक करके डेटा भेज रहे हो ना, तो जो कन्वर्जेंस होगा वो बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये देखो बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि आप एक एक करके भेज रहे हो राइट, एक एक करके आप डेटा भेज रहे हो, तो कन्वर्जन क्या होगा, बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो। ठीक है। तो यानी कि डिसएडवांटेज क्या हो जाएगी, जो पहले एडवांटेज, इसकी एक एडवांटेज और है। ठीक है, और इसके दूसरे सेकंड सेकंड एडवांटेज लिख देता हूँ। तो कॉम्पिटिशनली ज्यादा एफिशिएंट होगा जीडी से। ठीक है, तो मोर
एफिशिएंट देन जीडी, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई उसको ग्लोबल मिनिमम पहुंचने के लिए कन्वर्जेंस बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन क्या हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ कन्वर्जन विल बी स्लो, पहला पॉइंट। वेरी स्लो, क्लियर। दूसरा क्या होगा, अब कन्वर्जन स्लो हो गया, उसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इट मीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्लियर। सही है, आई थिंक समझ आ गया आपको, क्लियर। हमने ग्रेडियंट डिसेंट भी पढ़ लिया, हमने स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट भी पढ़ लिया, यानी कि एसजीटी। दोनों में डिफरेंस ये था, अगर डिफरेंस पूछेंगे तो भाई वहां पे हम ग्रेडियंट निकालते हैं पूरे एंटायर डेटा सेट का, लेकिन स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में निकालते हैं बेसिकली हम एक एक रिकॉर्ड का ग्रेडियंट निकालेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारे पास आता है मिनी बैच एसजीडी, मिनी बैच एसजीडी, ठीक है, मिनी बैच एसजीडी। देखो नाम से समझो, यहाँ पे क्या है, बैच एक वर्ड है, बैच का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, राइट, वहाँ एक बैच होता है, बैचेस में चलते हैं, राइट। लेट्स सपोज आपके 60 का बैच है, 40 का बैच है, 30 का बैच है, इस तरह से आप समझ सकते हो, इसलिए 3 बैचेस चलते हैं, हम आगे चलते हैं, जैसे 100 के बैचेस है, इस तरह से। सेम यहाँ पे भी यही कंसेप्ट यूज करेंगे हम। लेट्स सपोज मेरे पे 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, 1 मिलियन डेटा पॉइंट्स हैं, या फिर डेटा सेट है, इस तरह से समझ सकते हो, क्लियर। डेटा सेट में इतने डेटा पॉइंट्स पड़े, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बैच बना दूंगा बेसिकली, 1000 का मैं बैच बना दूंगा, क्लियर। अच्छा, अब देखो बैच का साइज हो गया 1000, ठीक है, क्लियर। तो यानी कि जो फर्स्ट इपोक के लिए आप देख सकते हो, जो हमारा पहला इपोक बनेगा, तो उसके लिए क्या होगा बेसिकली, स्टार्टिंग के 1000 रिकॉर्ड जाएंगे, और ये मेरी क्या हो जाएगी, पहली आइट्रेशन हो जाएगी, मेरी पहली आइट्रेशन होगी। तो टोटल मेरे को कितने आइट्रेशन करनी पड़ेगी, बहुत सिंपल है भाई, 1 मिलियन को डिवाइड कर दो 1000 से, तो कितनी करनी पड़ेगी, मेरे को 1000 आइट्रेशन करनी पड़ेगी। तो इससे एक चीज का फायदा हुआ, क्या चीज, भाई आइट्रेशन कम हो गई, राइट, तो कन्वर्जन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा, जो हमें स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में लगेगा। तो आप देख रहे हो ना, हर एक क्या है कि एक दूसरे का एक्सटेंशन है, राइट, उसका अपग्रेड वर्जन आप बोल सकते हो, क्लियर। ठीक है, ये सेकेंड आइट्रेशन हो जाएगी आपकी, यहाँ पे 1000 रिकॉर्ड भेजोगे, ठीक है, ये आइट्रेशन हो जाएगी सेकेंड, और सिमिलरली हमारे पास चलेगा ये 1000 आइट्रेशन तक, ठीक है। यहाँ भी हम 1000 रिकॉर्ड भेजेंगे, और ये हमारी हो जाएगी आइट्रेशन 1000, क्लियर। इसको सही करके लिख देता हूँ, ये हो जाएगी हमारी तो आइट्रेशन क्या होगी, कम होगी, क्लियर। तो इसकी अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ तो बहुत सिंपल है, इसके बारे में पहले मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक बार आप इसको रीड कर लो, जो मैंने बताया वही है यहाँ पे, ठीक है? अब आप देखो इसको लीड करोगे बहुत इजी वे में। सो मिनी बैच जीडी is a compromise between GD and SGD. It divides the data set into small batches and computes the gradient of the loss of each batch. बहुत सिंपल, इसने डेटा सेट को क्या किया, बेसिकली डिवाइड कर दिया स्मॉल बैचेस में, और हम कंप्यूट कर रहे हैं ग्रेडियंट जो भी हमने हर एक बैच का, यानी कि हमने एक बैच में 1000 थे, तो हम 1000 का ग्रेडियंट डिसेंट निकाल रहे हैं, ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, नॉट ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट निकाल रहे हैं मीन उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो हम ये बोल सकते हैं एडवांटेज में, इसकी एडवांटेज क्या हो जाएगी, तो इसकी एडवांटेज लिख देता हूँ यहाँ पे। तो
पहली क्या एडवांटेज होगी इसकी, इसमें फास्टर कन्वर्जेंस होगा। क्लियर। देन किससे, एसजीडी से। ठीक है। इसकी एक डिसएडवांटेज हो सकती है, इसकी डिसएडवांटेज क्या हो सकती है कि यहाँ पे भी एक तो आपको रिसोर्स चाहिए होगा, क्योंकि आप थाउजेंड थाउजेंड के बेच रहे हो, सॉरी थाउजेंड थाउजेंड रिकॉर्ड एक साथ भेज रहे हो, तो डिसएडवांटेज क्या हो जाएगी, रिसोर्स एक्सटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी आपको वही जैसे जो प्रॉब्लम आ रही थी हमारी, मतलब उतनी ज्यादा नहीं आएगी, हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि हमें इसके लिए भी बढ़िया वाले कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी। दूसरी क्या हो सकती है प्रॉब्लम, क्योंकि हमें यहाँ पे बैच सेट बना रहे हैं, राइट, बैच सेट में डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली, तो मैं इसमें बोल सकता हूँ कि भाई मेरे को ट्यूनिंग करनी पड़ेगी अपने बैच साइज को। ठीक है, क्योंकि अब मैं ट्यूनिंग करूंगा तो मेरे को इफेक्ट आएगा कहाँ पे, कन्वर्जेंस पे, राइट। जैसे मैंने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करता था, राइट, अपने मॉडल की परफॉर्मेंस, मतलब पैरामीटर, हर एक पैरामीटर के लिए चेक कर, एक एक पैरामीटर करके चेक करूंगा, राइट। तो इसलिए मैं बोल यहाँ पे लिख सकता हूँ रिक्वायर ट्यूनिंग द बैच साइज, रिक्वायर ट्यूनिंग दी, सॉरी यार, तो सही कर लेते हैं, रिक्वायर ट्यूनिंग दी बैच साइज which affect the convergence and memory usage, right, which affect the convergence and memory rate, मेमोरी यूसेज। ठीक है, ऑब्वियसली सही बात है, राइट। आपको बैच साइज की ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, राइट, जिसकी वजह से कन्वर्जेंस पे और मेमोरी यूसेज पे इफेक्ट आएगा, राइट। क्लियर। तो तीन आपको आई थिंक समझ आ गए होंगे, ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, और आपका मिनी बैच स्टोकास्टिक ग्रेडियंट क्या होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोमेंटम, यानी कि उसको बेसिकली हम बोलते हैं एस जी डी विद मोमेंटम। मतलब जैसे एस डी डी मेरा बैच के साथ था ना, तो सिमिलरली यहाँ पे मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्थ हो गया हमारा, ठीक है, फोर्थ मोमेंटम। अब देखो ऊपर के तीन समझ आ गए ना आपको, ये वाले बहुत इजी वे में समझ आ जाएंगे। यहाँ पे हम करेक्ट, इसका मेन काम क्या होता है, स्मूथ करना होता है, जो हम कन्वर्जेंस कर रहे हैं ना, बस वो स्मूथ करेगा। ठीक है, स्मूथनिंग, जैसे स्मूथनिंग करता है, मैं दिखाता हूँ कैसे। एंड इसलिए इसमें ना हमेशा जो मोमेंटम है, एक एक चीज और बताता हूँ आपको, ये बेसिकली काम करता है टाइम सीरीज प्रॉब्लम, जो भी हमारी टाइम सीरीज डेटा समझ लो। ठीक है, जैसे टाइम सीरीज वाला होता है हमारे पास, जैसे मेरे पे वेट अपडेशन का फॉर्मूला था ना, यहाँ पे वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ना वेट जो पास अपडेट को भी देखेगा, मैं बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जैसे वेट अपडेशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डब्लू न्यू इज इक्वल टू डब्लू ओल्ड माइनस ईटा डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट। क्लियर। तो यहाँ पे हम टाइम सीरीज, ये टाइम सीरीज डेटा, टाइम सीरीज वाली प्रॉब्लम पे काम करता है, मतलब नॉट प्रॉब्लम, जैसे मैं जो टाइम सीरीज वाला डेटा होता है ना, वो पास वाले डेटा को भी देखता है। जैसे टाइम सीरीज का मतलब मैंने बताया नहीं आपको, एक्सप्लेन नहीं किया। टाइम सीरीज भी हमारी जैसे जैसे मैंने आपको बताया था ना, टाइम सीरीज भी हम आगे देखेंगे इसको। ठीक है, ये भी इस टाइप की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, जहाँ पे टाइम सीरीज का भी हम ये मीनिंग समझो, जैसे हमारे पास जो स्टॉक एनालिसिस होता है, राइट, हम स्टॉक का प्राइस प्रिडिक्शन करना, तो उसमें हम पास्ट भी उसका डेटा चेक करते हैं, राइट। मतलब जो डेटा टाइम पे डिपेंड होगा ना, अभी आप ये समझो, ये अलग से एक टॉपिक है टाइम सीरीज, तो उसको वहां पे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसके। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू का डब्ल्यू टी माइनस वन ईटा डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ टी माइनस। ठीक है। ठीक है, तो इसके बारे में ना मैं लिख देता हूँ, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा।
ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके बारे में। तो मैंने लिखा जैसे मोमेंटम इज अ टेक्निक दैट एक्सेलरेट एसजीडी बाय एडिंग अ फ्रैक्शन ऑफ द अपडेट वेक्टर ऑफ द पास्ट टाइम स्टेप टू द करंट अपडेट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है ये, एक फ्रैक्शन ऐड करेगा उसके वेक्टर में। वेक्टर क्या आते हैं, डेटा पॉइंट्स, यानी कि जो डेटा पॉइंट बोल सकते हो जो मेरे वेट्स थे, ठीक है। ओके, इसको सही कर देते हैं। ऑफ द, देखो यहाँ जो मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि यहाँ पे टाइम सीरीज तरह काम करता है, ऐसा टाइम सीरीज प्रॉब्लम का होती है ना, उसी तरह पे काम करता है। ठीक है, तो ये पास्ट वाले को भी देखेगा, पास्ट टाइम को, स्टेप टू द करंट अपडेट वेक्टर, राइट। ठीक है, क्लियर। क्योंकि जब हम मैं दिखाता हूँ, लेट सपोज ये था ना हमारे पास डेटा, जब हम क्या कर रहे होते हैं, इस तरह से समझ सकते हो आप। क्योंकि हमारे डेटा पॉइंट में ना कुछ एक नॉइस भी होती है, ठीक है, आउटलायर नॉइस, समझ सकते हो आप। तो जब आप देखोगे ना, जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा कि जब कन्वर्स करेंगे, अभी तो मैं आपसे आपको यूं बताता हूँ कन्वर्स यूं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना बेसिकली ऐसे नहीं होगा, जिग जैग वाला पाथ होता है, ठीक है, इस तरह से। और जब हम टाइम वाले लेंगे ना, क्योंकि टाइम सीरीज प्रॉब्लम है, तो ऐसे होगा ना, आपका डेटा देखोगे यूं जाता है, ठीक है, इस तरह से। इस टाइम सीरीज एक अलग से टॉपिक है, इसलिए मैं आपको वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ना बेसिकली जिग जैग बनता है। ओके, तो सही कर देते हैं, इसको रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है ना, जो मोमेंटम वाला होगा ना, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से कन्वर्ज करेगा इसको। ठीक है, आप एक बार देख सकते हो उसको। सो मैं लिखा मोमेंटम इज अ टेक्निक दैट एक्सक्रिएट एसजीडी बाय एडिंग अ फ्रैक्शन ऑफ द अपडेट वेक्टर। यहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, बेसिकली फ्रैक्शन ऐड करेंगे जो हमारे अपडेट वेक्टर होगा, राइट। और वो बेसिकली कहाँ से लेंगे, पास्ट टाइम स्टेप टू द करंट अपडेट वेक्टर। ठीक है, मेन इसका काम होता है स्मूथ करना, ठीक है। देखो, लैंड रीड करते हैं। इट हेल्प्स टू स्मूथ आउट वेरिएशन इन द ग्रेडियंट डिसेंट पाथ। अगर कोई आपसे मतलब मेन अगर पूछेंगे ना, तो आपको बोलना होगा कि जो मोमेंटम वाला होता है इसका मेन काम क्या होता है। इट हेल्प टू स्मूथ आउट द वेरिएशन, जो मेरे वेरिएशन आता है ना, जब आप देख रहे होंगे ये ग्रेडियंट में जो मेरा वेरिएशन आता है ना, इसको स्मूथ करता है, बस यही काम है मोमेंटम का। स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइसी ग्रेडियंट और हाई कर्वेचर। जब क्या होता है, जो मेरा ग्रेडियंट में नॉइस, ज्यादा नॉइस है, ठीक है, या फिर हाई कर्वेचर है, इस तरह से आप समझ सकते। क्लियर है, ये जो इसको स्मूथ कर रहा है मोमेंटम, ठीक है। ठीक है, तो आपको बोलना है बेसिकली इट हेल्प टू स्मूथ आउट द वेरिएशन, बेसिकली इसको स्मूथ करता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये जो इनको स्मूथ करता है, ठीक है, वेरिएशन को, जो मेरे ग्रेडियंट डिसेंट का पाथ होता है, ठीक है। और स्पेशली कहाँ पे होता है आपको स्मूथ, कहाँ, क्योंकि ये स्पेशली जहाँ पे नॉइस होगा, ठीक है, नॉइसी ग्रेडियंट होगा यहाँ, यानी कि जहाँ पे हाई कर्वेचर होगा, इस तरह से देख सकते हो आप। क्लियर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में था, बाकी स्टार्टिंग तीन आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है, वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो मैं आपको फिफ्थ बताता हूँ, एक अड्डा ग्रेड, फिफ्थ आता है हमारे पास अड्डा ग्रेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये भी बेसिकली ऐसे टाइम वाला डेटा होता है ना, वहीं उस पे काम करता है, मतलब अब मैं गलत बोल रहा हूँ, टाइम डेटा पे काम नहीं करता है, जैसे टाइम वाली प्रॉब्लम काम करते हैं ना, कुछ उसी तरीके से काम करता है, बस ये समझो, ठीक है। कहीं आप सोचो कि ये टाइम वाली प्रॉब्लम पे ही काम करेगा, नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज होती है कि जो आपको लर्निंग रेट मिलता है ना, यानी कि स्टेप साइज, यहाँ पे जो लर्निंग रेट होता है ना, वो अडेप्टिव होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड, अडेप्टिव। ठीक है, मतलब यहाँ पे बाकी जो ऊपर की जो तीनों थी ना, वहाँ लर्निंग रेट क्या रहता था, फिक्स रहता था, ठीक है। लर्निंग रेट वहाँ पे क्या रहता था, फिक्स रहता था, यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगा, यहाँ पे अडेप्टिव अडेप्टिव होगा, मतलब चेंज करता रहेगा जैसे जैसे, ठीक है, डेटा के हिसाब से। ये सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है अड्डा ग्रेड की।
यहाँ पे यही मेन है कि जो लर्निंग रेट होता है वो अडेप्टिव होता है, ठीक है। और ये भी पास डेटा को देखता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल वी। एक बार आप इसको रीड कर सकते हो। अडा ग्रेड अडेप्ट्स द लर्निंग रेट ऑफ ईच पैरामीटर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल ग्रेडियंट ऑफ द पैरामीटर, ठीक है। मतलब बेसिकली उसका हिस्टोरिकल पैरामीटर चेक करता है ग्रेडियंट का, ठीक है। और मेन क्या है इसमें कि भाई जो इसका जो लर्निंग रेट होता है वो कैसा होता है, अडेप्ट होता है, अडेप्ट करता है, मतलब कोई फिक्स नहीं होगा। बाकी ऊपर जो तीनों थी ना, ग्रेडियंट डिसेंट में, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में, और आपका बैच वाले में, ठीक है, वहां पे क्या होता है ना, फिक्स होता है। इवन मोमेंटम वाले में फिक्स होता था लर्निंग रेट, बट यहाँ पे फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, अडेप्टिव होता है। क्लियर। अच्छा देखो, इसका जो इंट्यूशन है बहुत सिंपल से है, मैं बताता हूँ अभी अडेप्टिव कैसे काम करेगा। बहुत सिंपल है, देखो जहाँ पे, ठीक है मैं बताता हूँ इस तरह से समझ सकते हो आप। मैंने यानी कि मैं इसकी बात करूँ जो लर्निंग रेट, ठीक है, जैसे कन्वर्ट जो करता था, राइट, यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगा, अडेप्टिव रहेगा। अब यहाँ पे देखो, ये बेसिकली अगर आपका ग्रेडियंट की वैल्यू ज्यादा आ रही है, राइट, यानी कि जब आपके पास डेल्टा, सॉरी नॉट डेल्टा, डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू वेट की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है, राइट, इस ग्रेडियंट की वैल्यू ज्यादा आ रही है, ठीक है, मेरे पास ग्रेडियंट की वैल्यू ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेसिकली, आपके जो लर्निंग रेट होगा, यानी कि अल्फा जो होगा, वो क्या करेगा, उसको स्केल डाउन कर देगा। इसलिए हम इसको अडेप्टिव बोलते हैं। अगर आपके ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही हुई कम, ठीक है, अल्फा की वैल्यू का क्या कर देगा, स्केल अप कर देगा। ये इसका इंट्यूशन है, क्योंकि मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि भाई इसमें जो लर्निंग रेट है वो फिक्स नहीं होता, वो अडेप्टिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका इंट्यूशन यही है कि अगर उसको ग्रेडियंट की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो उसको स्केल डाउन कर देगा, लर्निंग रेट को। कम आ रही है तो उसको स्केल अप कर देता है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो इसकी एडवांटेज भी क्या हो सकती है, इसकी एडवांटेज यही हो सकती है कि यहाँ पे लर्निंग रेट फिक्स नहीं रहता है, अडेप्टिव रहता है, ठीक है। ये आप बोल सकते हो। क्लियर। और डिसएडवांटेज की ये होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी जो डिसएडवांटेज होगी वो ये हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे डिसएडवांटेज लिख देता हूँ। तो इसकी डिसएडवांटेज होगी बेसिकली ये, अडा ग्रेड्स अडेप्ट द लर्निंग रेट ऑफ ईच पैरामीटर बेस्ड, नॉट सॉरी ये वाली लिखनी थी। सो इट accumulates द स्क्वायर ग्रेडियंट्स इन द डिनोमिनेटर, लीडिंग टू डिमिनिश, मतलब बहुत छोटी वैल्यू कर देगा लर्निंग रेट ओवर टाइम। तो एक समय ऐसे भी हो सकता है कि जो लर्निंग रेट की वैल्यू होगी ना बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, क्योंकि, ठीक है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, सिक्स जो हमारे पास आता है, आई नो थोड़ा सा छोटी टॉपिक है तो आप बोर हो सकते हैं इसमें, बट ये सच, आपको सिर्फ इसके बारे में पता होना चाहिए। आपको एक बार जो नोट्स बस को रीड कर लेना, आपको समझ, सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेन तो इस इंटरव्यू में आपसे सिर्फ इसके बारे में पूछेंगे क्या होता है, ठीक है। RMS प्रो, प्रो, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो लर्निंग रेट होता है ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है, यहाँ पे हम लर्निंग रेट को डिवाइड कर देंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मैं उसका उसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, ठीक है, उससे आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वेट आएगा ना, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ओके, हाँ ये वाला फॉर्मूला हम बेसिकली करेंगे क्या ना, उसको
एक्सपेंशिव टर्म से ऐड कर देंगे, मैं दिखा देता हूँ एक बार, गिव मी 1 मिनट। हाँ ठीक है, एक बार यहाँ पे लाइन रीड कर देता हूँ। बस इसका फॉर्मूला ठीक है, देख सकते हो, मैं वो भी लिख देता हूँ एक बार। तो पहले आप एक बार ये लाइन रीड कर दो। सो RMS प्रोब इज एन एडेप्टिव लर्निंग रेट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। देखो यहाँ पे मेन क्या है, ये देखो लाइन, दैट डिवाइड द लर्निंग रेट बाय एक्सपोनेंशियली डिकेइंग एवरेज स्क्वायर ग्रेडियंट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो मेरा लर्निंग रेट है यानी कि ईटा, उसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये जो ईटा होगा ना, इसको हम डिवाइड, यानी कि एक नया ईटा आएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे बाय द एवरेज स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म होगी, ठीक है, उससे हम एक डिवाइड कर देंगे, ठीक, और वो हम लेंगे स्क्वायर ऑफ द ग्रेडियंट, एवरेज ले लेंगे स्क्वायर ग्रेडियंट का। मतलब मेन ये है कि हम अपने लर्निंग रेट को क्या करेंगे, बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल टर्म से, जो बेसिकली क्या है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ग्रेडियंट है। ठीक है, अगर मैं लिखूं एक बार तो वो कुछ इस तरीके से होगा, फॉर्मूला देख सकते हो आप। तो ईटा इज इक्वल टू, जैसे, नहीं, ईटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी T+1 प्लस एप्सिलॉन, राइट, इस तरह से वो इस ये वाली टर्म से हम डिवाइड कर रहे हैं बस लर्निंग रेट को। क्लियर? अब इससे होगा क्या, क्योंकि वहां तो बेसिकली स्केल डाउन करता था कि अगर ईटा की वैल्यू ग्रेडियंट के लिए ज्यादा तो उसको स्केल अप कर देगा, स्केल डाउन कर देगा, कम है तो स्केल डाउन कर देता है। सो इट स्केल द रेट डिफरेंशियली फॉर ईच पैरामीटर बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिसेंट ग्रेडियंट। ठीक है, इससे होता क्या है, ये स्केल कर देगा लर्निंग रेट को डिफरेंटली। अब यहाँ पे डिफरेंटली करेगा, वो हर एक पैरामीटर को देखेगा, ठीक है, उसका ईटा से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेक करेगा। वहां तो सिंपल था कि ग्रेडियंट ज्यादा तो स्केल डाउन कर देगा, और कम और तो स्केल अप कर देता है, बट यहाँ पे लर्निंग रेट जो होगा ना, हर एक पैरामीटर की बहुत डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, वो डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिसेंट ग्रेडियंट। अब रिसेंट ग्रेडियंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये भी एक टाइम सीरीज प्रॉब्लम पे ही काम करता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, एक बार आप इसको और अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, एक बार मैं मेन सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या चीज़ है, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब लास्ट वाला देखते हैं, जो हमारा लास्ट है वो है हमारे पास एडम, जिसे हम बोलते हैं अडेप्टिव मोमेंट एस्टिमेशन। ठीक है, ये क्या काम करता है, तो ये बेसिकली जो मेरे मोमेंटम था, मोमेंटम क्या करता था, स्मूथ करता था, और RMS प्रोब क्या करता था, बेसिकली अडेप्टिव मेरे को लर्निंग रेट देता था। तो ये उन दोनों के कॉम्बिनेशन पे काम करता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पे थोड़ी लिख रहा हूँ ताकि आपको लाइन रीड करते ही समझ आ जाए। सो एडम कंबाइन द आइडियाज ऑफ मोमेंटम एंड RMS प्रोब। ओके, RMS प्रोब, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। वो तो हमारा बेसिकली अड्डा ग्रेड था, ठीक है। RMS प्रोब में क्या करते थे, हम अपने लर्निंग रेट को डिवाइड करेंगे एक एक्सपोनेंशियल टर्म से, जिससे होगा क्या कि आपको लर्निंग रेट हर एक पैरामीटर के लिए डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एडम वाला है ये सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइजर होता है, सबसे बेस्ट है ये। ठीक है, ज्यादातर हम इसको ही यूज करते हैं प्रोजेक्ट्स में। सो मैंने बोला एडम कंबाइन द आइडिया ऑफ मोमेंटम एंड RMS प्रोब, इट कंप्यूट द अडेप्टिव लर्निंग रेट। क्योंकि एक तो आपको अडेप्टिव लर्निंग रेट चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि फिक्स नहीं होना चाहिए लर्निंग रेट, अगर फिक्स होगा ना तो प्रॉब्लम होगी, कन्वर्जन में टाइम ज्यादा लग सकता है। ठीक है, अडेप्टिव होना चाहिए लर्निंग रेट। क्लियर? लर्निंग रेट मतलब स्टेप साइज फॉर हर एक पैरामीटर के लिए, एंड कीप ट्रैक ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड मूवमेंट ऑफ द ग्रेडियंट। हमेशा ट्रैक रखेगा जो आपका फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है मूवमेंट ऑफ द ग्रेडियंट, क्योंकि उसको स्मूथ भी तो करना है। ऑब्वियसली वहाँ पे नॉइस होएगा, ठीक है, तो ज्यादा कर्वेचर है तो उसको स्मूथ भी तो करेगा। ठीक है, इसलिए दोनों के आइडिया पे काम करता है, जहाँ पे आपका लर्निंग रेट अडेप्टिव होना चाहिए हर एक पैरामीटर के लिए, और उसको ट्रैक करेगा फर्स्ट और सेकंड मूवमेंट ऑफ द ग्रेडियंट, यानी कि उसको स्मूथ करेगा। ठीक है, और इसके बारे में एक लाइन और लिख देता हूँ। सो इट इज
इट इज लेस सेंसिटिव टू द चॉइस ऑफ हाइपर पैरामीटर एंड कैन हैंडल स्पार्स ग्रेडियंट मोर इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये लेस सेंसिटिव होता है, कोई सा भी पैरामीटर हाइपर पैरामीटर चूज कर सकते हो। ठीक है, और कैन हैंडल द स्पार्स ग्रेडियंट, जैसे स्पार्स मैट्रिक्स होती थी राइट, तो उसको इजी वे में हैंडल कर सकता है मोर इफेक्टिवली। ठीक है, इसको एक बार आप रीड कर लेना, आपको अच्छी समझ आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इतना तो समझ आ गया होगा मेन मेन हमने इसमें किया क्या। ठीक है, क्या ये चीज थी, क्लियर? यहाँ तक तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके एडवांटेज बताऊं तो सब ये है कि सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइजर एक तो ये बोल सकते हो, या फिर एक तो इसमें आपको ना गुड कन्वर्जेंस मिल सकता है। ठीक है, या फिर बोल सकता हूँ फास्ट कन्वर्जेंस, फास्टर कन्वर्जेंस मिलेगा। ठीक है, और गुड जनरलाइजेशन मोड, इससे मॉडल अगर तो मॉडल भी कैसा होगा, गुड जनरलाइजेशन, मतलब एक जनरलाइज मॉडल बोलेगा, क्योंकि मैंने लिखा था ना ऊपर कि आप कोई सा भी अपने हाइपर पैरामीटर चूज कर सकते हो। ठीक है, एंड कैन हैंडल द स्पार्स ग्रेडियंट मोड इफेक्टिवली। क्लियर? क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो इससे इसकी डिसएडवांटेज भी बताया था ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार इसको आप रीड कर लेना। ओके, सही कर देता हूँ इसे। ठीक है, मेन तो इसको आपको आइडिया पता होना चाहिए। ठीक है, दो डिसएडवांटेजेस के, एक बार इंट्रोड्यूसिव इंट्रोड्यूसिव एडिशनल हाइपरमीटर मूवमेंट कोफिशिएंट एंड डीके रेट्स दैट नीड टू बी ट्यून, क्योंकि हमें ट्यून करना पड़ेगा राइट, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था अभी। और मे बी exhibit critic behavior of certain types of problem and architecture if hyperparameter not properly adjusted, अगर आपके hyperparameter सही से एडजस्ट नहीं तो वहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो मेन मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है। ठीक है, ऑप्टिमाइजर फंक्शन कैसे काम करता है, कौन सा वाला है, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला बताया ना वो सबसे बेस्ट वाला है। ठीक है, क्लियर? सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये अब हमारा कंप्लीट होता है, हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया एएनएन का। ठीक है, हमने अच्छे से समझ लिया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है, बैकवर्ड प्रोपोगेशन क्या होता है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, उसका मैथ इंट्यूशन समझ लिया। अब हम तैयार हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन समझने के लिए, तो कल इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के साथ, तब आपको बहुत ईजी वे में चीज़ें समझ आएगी। सो ठीक है, आई थिंक ऑल राइट, सो वी आर गुड। So thank you guys, see you all in my next video. Okay, yeah, bye.